औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों की बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में हमने आखिरी जो चैप्टर डिस्कस किया वो था रिप्रोडक्शन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन से पहले हमने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कराया था। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब अगर आपको याद हो तो हमने आपको कोऑर्डिनेशन की मीनिंग समझाई थी कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। फिर बताते चले, कोऑर्डिनेशन हमने आपको कहा था जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक काम को कलेक्टिवली सरअंजाम देते हैं ताकि वो काम बेहतर तरीके से हो सके और बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस which is done by the different organs of our body to perform the function betterly and maintain stability is called as coordination। मिसाल के तौर पर अगर हम चलते हैं तो हम मूवमेंट किस चीज से करते हैं? पाँव से करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने हाथ भी हिलाते हैं। क्यों? ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके। अगर आप हाथ नहीं हिलाएंगे तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ताकि आपके बैलेंस मेंटेन हो सके इसलिए आप हाथ हिलाते हैं। और चूंकि चलने के लिए आपको सिर्फ पाँव की जरूरत है, हाथ की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपके हाथ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपके हाथ और पाँव ने कलेक्टिवली काम किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेशन हो गया। आपके हाथ और पाँव ने कलेक्टिवली काम क्या था? चलना। और किस वजह से किया? ताकि मेंटेन बैलेंस हो सके। ठीक है, बैलेंस की मेंटेन होने के लिए आप हाथ भी चलने के साथ साथ हिलाते रहते हैं ताकि आपके गिरने के चांसेस कम से कम हो सके। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन का वो किस्म है जो कि न्यूरॉन के थ्रू होता है। द कोऑर्डिनेशन which is done by the neuron is called as nervous coordination। ठीक है, ये हो गया नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी समझाया था। द कोऑर्डिनेशन which is done by the chemicals or the hormone is called as chemical coordination। वो हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो इससे पहले कि हम न्यूरॉन को पढ़े उससे पहले आपको समझना चाहिए नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप इसे समझे। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले भी आपको कुछ टर्म्स सीखने हैं। वो इसमें से पहले एक चेंज है। जब आपके माहौल में एक चेंज रूनुमा होता है तो उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये बोट इस वक्त ठंडा है तो ये ठंडा क्या है? ये हमारे पास चेंज है विच स्टिमुलस। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा हमारे पास रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर वो ऑर्गन्स है, ठीक है, जो कि इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। इस चेंज को डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये व्हाइट बोर्ड इस टाइम पर ठंडा है, तो इसको किस चीज ने महसूस किया? मेरे हाथ ने महसूस किया। तो इस वक्त मेरा हाथ क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया। ठीक है, दी ऑर्गन which detect the stimulus, वो ऑर्गन जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब एक और चीज आता है सेंट्रल नर्वस
सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली हमारे पास दो चीजें आते हैं, वन इज ब्रेन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत समझे। वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज जी स्पाइनल कार्ड। एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आता है विच इज कॉल्ड एज इफेक्टर, ठीक है। इसके बाद इफेक्टर आता है। अब ये इफेक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो चेंज आता है, उस चेंज को महसूस करता है रिसेप्टर, ठीक है। उस रिसेप्टर पैगाम भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फैसला करते हैं और वो पैगाम दोबारा भेजते हैं इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कील पर बैठते हैं, ठीक है, तो वो कील क्या है, वो स्टिमुलस है। जब आप उस पर बैठते हैं तो आप उसको डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं। वो रिसेप्टर पैगाम कहाँ भेजता है, ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में। वो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड फैसला करता है कि ये चीज आपके लिए वो सिर नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इफेक्टर जो है वो रिस्पांस देते हैं, आप उठते हैं। दिस इज हाउ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम है। समझ में आ गई व्हाट इज नर्वस सिस्टम? मैं आपको लिख देता हूं, दी रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम to effector is called as a nervous system, ठीक है। समझ में आ गई कि नर्वस सिस्टम क्या है। दिस इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के लिए जो जरूरी चीज है वो है न्यूरॉन। तो चलिए हम पढ़ते हैं न्यूरॉन को। यहां पर आपको एक और बात समझ लेनी चाहिए, वो हम आपको अभी बताते हैं। There are different types of cell in nervous system। उसमें से सबसे पहला जो सेल है वो हम आपके लिए लिख देते हैं। एक सेल उसमें आता है श्वान सेल, श्वान सेल, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है जी माइक्रो गैलियल सेल। तीसरा हमारे पास आता है एस्ट्रोसाइट सेल, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है एफेंडेमल सेल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। इसके अलावा हमारे पास गैलियल सेल आर न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। ये सेल्स हमारे पास इस गैलियल सेल को हम न्यूरोग्लियल सेल भी कहते हैं। ये सेल हमारे पास नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। श्वान सेल जो है ये हमारे पास माइलिन शीथ में होते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ में हमारे पास क्या होते हैं, श्वान सेल है। माइक्रोगैलियल सेल जो है ये हमारे पास सपोर्टिव सेल है। ये सपोर्ट देते हैं किस चीज को, न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या है अभी हम पढ़ते हैं। एस्ट्रोसाइट वो सेल है जो कि हेल्प करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम में। ये हमारे पास इम्यून सेल है, ठीक है। जबकि इन्फेंडेबल सेल्स वो सेल्स है जो कि हमारे पास जी CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, द सिंथेसाइजेशन ऑफ
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज डन बाय द एफेंडेबल सेल। ठीक है, समझ में आ गई। अब गैलियल सेल क्या है? गैलियल सेल्स वो सेल्स है जो कि सपोर्टिव भी है, इसके अलावा ये माइलिन शीट भी बनाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कंसिस्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन को कि व्हाट इज एक्चुअली न्यूरॉन। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि द मोर देन 50% नर्वस सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरेग्लियल और द गैलियल सेल। ये बात अपने जहन में याद रखिए, इसको अभी हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं न्यूरॉन की जान। व्हाट इज न्यूरॉन? The basic structural and functional unit of nervous system is called as neuron. The basic structural and functional unit of nervous system is called as neuron। अभी मैंने आपको बताया कि मोर देन 50%, मोर देन 50% nervous system is made of neuroglial और गैलियल सेल्स। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल अगर मोर देन 50% नर्वस सिस्टम न्यूरेग्लियल सेल और गैलियल सेल से बना है, तो फिर किस तरह हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन? फिर तो होना ही चाहिए था कि जो स्ट्रक्चर है वो तो मोर देन 50% न्यूरेग्लियल सेल से बना है। तो क्यों हम कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट दोनों के दोनों न्यूरॉन है? तो यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि न्यूरॉन जो है इसमें भी न्यूरेग्लियल सेल्स है। ये न्यूरॉन दरअसल इसमें भी ये न्यूरेग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% नर्वस सिस्टम क्या है? वो बना है न्यूरेग्लियल सेल से। क्यों? क्योंकि ये न्यूरेग्लियल सेल्स न्यूरॉन में भी प्रेजेंस है। तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ, आपको उसे समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर ये कमरा है, ये आपको मालूम है कमरा जो भी होता है किस चीज से बना है? ईंट से बना होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस कमरे की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो ईंट है। ठीक है, लेकिन 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 ईंट भी तो किसी चीज से बना है ना। वो ईंट किस चीज से बना है? वो ईंट आगे जाके मिट्टी से बना है। तो आया हम कह सकते हैं कि ये कमरा 50% से ज्यादा मिट्टी से बना है ना? क्यों? क्योंकि ये ईंट से बना है। ईंट किस चीज से बना है? मिट्टी से बना है। समझ में आ गई। तो यही बात है, नर्वस सिस्टम मोर देन 50% न्यूरेग्लियल सेल से बना है, लेकिन न्यूरेग्लियल सेल्स आगे जाके न्यूरॉन बनाते हैं और उस न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बना है। तो इसी वजह से द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ठीक है, फंक्शनल किस तरह है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। समझ में आ गई। दिस इज द न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं।
ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूरॉन का। अब इस न्यूरॉन में कौन कौन सी चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। यहां पर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यू। अब न्यूरॉन में क्या क्या है? दिस वन द एक्सटेंशन, द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। इन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमारे पास है सोमा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल बॉडी, या इसे हम कह सकते हैं सोमा। ठीक है, अब इस चीज को, दिस वन, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस वन इज कॉल्ड एज टर्मिनल नोड्स और टर्मिनल बटन। ठीक है, इसको हम टर्मिनल बटन या टर्मिनल नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये दरमियान वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, इसका जो ये दरमियान ये हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज नोड, इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे नोड मिलकर एक शीट बनाते हैं। ये एक शीट है विच इज कॉल्ड एज अ माइलिन शीट। ये शीट जो है, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। ठीक है, समझ में आ गई? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक मरतबा फिर बताते हैं, द एक्सटेंशन, द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। ये दरमियान में जो बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल बॉडी और सोमा। ये हिस्सा जो है, द इलांगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक है, इस एक्सॉन के ऊपर ये कुछ टोप जैसी चीजें रखी है जिसे हम कहते हैं नोड। इस नोड के दरमियान में हिस्सा है जिसे हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, ये नोड मिलकर एक शीट बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज माइलिन शीट, और ये लास्ट वाला एंड वाला पार्ट जो है, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल बटन। अब इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं एक एक के, वो हम आपको बताते हैं। डेंड्राइट्स क्या करता है? डेंड्राइट्स ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। तो रिसेप्टर जो है वो क्या है दरअसल में, वो ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इस रिसेप्टर्स को स्पेसिफिक एरिया से पैगाम लेते हैं। ठीक है, टेक इंफॉर्मेशन मिशन फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर से जो चीज पैगाम लेते हैं वो कौन से है? वो हमारे पास है ये डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स पैगाम लेते हैं और किसको देते हैं? ये हमारे पास पैगाम देते हैं इस सेंट्रल बॉडी और सोमा को। सोमा हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आपको मालूम है कि सारे के सारे प्रोग्रामल एक्टिविटीज जो है वो हमारे पास इस न्यूक्लियस में है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है? इस डेंड्राइट से पैगाम लेता है
और आगे किस चीज में भेजता है, एक्सॉन में भेजता है। तो एक्सॉन कौन सा पार्ट है, एक्सॉन वो पार्ट है जिसमें हमारे पास पैगाम सोडियम और कैल्शियम आयंस के थ्रू मूवमेंट करता है। द पार्ट इन विच द इंफॉर्मेशन movements in the sodium or the potassium ions form is called as axon। axon वो हिस्सा है जिसमें हमारे पास मूवमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अब ये नोट क्या है, ये हमारे पास ये नोट जो है ये आपके पास न्यूरेग्लियल सेल से बने हैं या श्वान सेल से बने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज से बने हैं, श्वान सेल से बने हैं या न्यूरेग्लियल सेल से बना है। तो समझ में आ गई कि ये न्यूरॉन में भी श्वान सेल की या फिर न्यूरेग्लियल सेल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी वजह से कहा जाता है कि मोर देन 50% नर्वस सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरेग्लियल सेल, ठीक है। अब ये नोड्स क्या करते हैं, ये हमारे पास इंसुलेटर है, ये हमारे पास पैड से बने हैं और इंसुलेटर का काम किसी भी चीज की स्पीड को, जब खास तौर पर अगर मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि तार जो होता है, बिजली का जो वायर होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो क्यों उस पर चढ़ाई जाती है, ताकि उसके दरमियान में जो करंट पास होता है उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके और उससे दूसरी चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी तरह इस एक्सॉन पर भी ये इंसुलेटर लेयर चढ़ाया गया है, जिससे इस एक्सॉन में इस सोडियम और पोटाशियम की स्पीड बढ़ जाती है और इसके अलावा ये इसकी प्रोटेक्शन भी करती है, ठीक है। तो नोड्स क्या करते हैं, नोड्स हमारे पास स्पीड ऑफ सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये क्या है, ये इंसुलेटर है मेड बाय लिपिड, लिपिड से बने हैं, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब ये नोड ऑफ रणवीर क्या करता है, नोड ऑफ रणवीर बाद औकात ये आयन जो है ये डायरेक्टली पास करता है दूसरे को। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल लेता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ से एक न्यूरॉन आया है यहां तक, ठीक है, हमारे हाथ से एक न्यूरॉन आया है यहां तक मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो यहां से पैगाम इस डेंड्राइट्स ने ले लिया और यहां तक आएगा, फिर यहां से एक न्यूरॉन आया है यहां तक, ठीक है। तो यहां से पैगाम यहां आ गया, फिर यहां से पैगाम यहां आएगा, इसके बाद ब्रेन में चलेगा, ठीक है। और ये तो एक कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन कुछ है कि यहां से यहां तक एक न्यूरॉन आया है और यहां से नहीं, यहां से एक न्यूरॉन सीधा ब्रेन को गया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि यहां से यहां तक आ जाए पैगाम, फिर न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए दूसरे में आ जाए, फिर न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए तीसरे में, फिर चौथे में और फिर आखिर में ब्रेन को पहुंच जाए। या सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहां तक पैगाम आ गया और यहां से नोड ऑफ रणवीर के थ्रू निकलकर इस दूसरे वाले न्यूरॉन में आ गया और सीधा की सीधा ब्रेन में चला गया। तो ये इजी पार्ट है, या फिर वो सारे न्यूरॉन से जो गुजरता है वो इजी है। जाहिर सी बात है अगर दो न्यूरॉन इन्वॉल्व हो तो वो इजी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सॉन लंबा होगा, जिसमें एक्सॉन लंबा होगा उसमें तेजी से के साथ ये एक्सॉन में सोडियम और कैल्शियम तेजी के साथ गुजर सकेगा, ताकि जल्दी से जल्दी ब्रेन को पैगाम महसूस हो सके। मिसाल के तौर पर अगर आपका हाथ एक चीज पर लग गया और वो गर्म हो, तो आपको वो डिटेक्ट करना जरूरी है। अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो ही ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करेगा। ब्रेन जितना का जितना जल्दी रिस्पॉन्स करे उतना कम से कम आपका हाथ जलेगा। अगर ब्रेन ज्यादा वक्त में रिस्पॉन्स देगा तो आपका हाथ ज्यादा से ज्यादा जल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये नोड ऑफ रणवीर डिफरेंट टाइम ये जो मैसेज होता है उसे बाहर निकालता है ताकि दूसरी न्यूरॉन को पास किया जा सके और वो जल्दी से जल्दी
उस पैगाम को पहुंचा सके। ठीक है, तो बाज दफा नोडा प्रद्वीर से पैगाम निकलने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई? अब ये तो हो गया नोडा प्रद्वीर। This one, the last part is called as terminal button. टर्मिनल बटन क्या है? ये टर्मिनल लास्ट पार्ट को कहते हैं, तो ये टर्मिनल पार्ट है। यहां से क्या निकलता है? यहां से एक सब्सटेंस निकलता है कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर अब क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर है जो कि पैगाम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाते हैं। द केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन from one neuron into another is called as neurotransmitters। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल मैसेंजर है जो कि एक न्यूरॉन से पैगाम दूसरी न्यूरॉन में पहुंच जाते हैं। समझ में आ गई? और ये कौन रिलीज करता है? ये हमारे पास रिलीज करता है द टर्मिनल बटन। समझ में आ गई? ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सोमा हो गया। हाँ, यहाँ पर ये एक और चीज रह गई, दिस वन इज द राइबोसोम एंड द राइबोसोम ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नेजल ग्रेन्यूल्स। जो राइबोसोम हमारे पास न्यूरॉन में होता है उसे हम नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अगर आपको याद हो, ये राइबोसोम क्या बनाता है जी? ये लिपिड भी बनाता है। अगर ये राइबोसोम हमारे पास लिपिड भी बनाता है, सॉरी, ये हमारे पास प्रोटीन बनाता है। दिस राइबोसोम प्रोड्यूस द प्रोटीन। ठीक है, ये राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। एंड दिस राइबोसोम इज कॉल्ड एज नेजल ग्रेन्यूल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहां पर हम लिख देते हैं न्यूरॉन। आपके लिए रिवाइज करते हैं। Dendrites are the structure which take the information from the receptor. Soma is the body which have the all-programmable activity and catch the information from the dendrites and provide it to the axon. Axon is the part where the information moves in the form of sodium and calcium ions to move quickly। ठीक है, the nodes are the insulator around the axon which provide the support and increase the movement of sodium and potassium ion। ठीक है, node of Ranvier is sometimes used for the releasement of sodium and calcium ions from the neuron to move it or forward it to the brain quickly। ठीक है, the terminal part is called as node of terminal button which release the chemical message called as neurotransmitter, and neurotransmitter are the chemical messenger which transmit the information from one neuron to another। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ पर आपको एक और बात समझनी चाहिए कि द नोड डिफरेंट नोड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइलिन शीट। इसको हम माइलिन शीट कहते हैं, और ये माइलिन शीट की वजह से भी न्यूरॉन के दो अक़साम है। इस माइलिन, यहाँ पर ये बात याद रखें, कल इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज भी आप समझ लीजिए कि अब ये माइलिन शीट जो है, जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीट प्रेजेंट होता है उनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जिनमें माइलिन शीट मौजूद हो। ठीक है, और अगर किसी में माइलिन शीट नहीं मौजूद हो तो उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, समझ ले, जिनमें ये माइलिन शीट मौजूद हो उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं।
जिनमें ये माइलिन शीट मौजूद न हो उसे हम नन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इंशाल्लाह कल हम आपके साथ न्यूरॉन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कल न्यूरॉन के टाइप्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।